अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट which shows the net profit or loss during the year। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट जो है बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि नेट प्रॉफिट या फिर लॉस को शो करती है। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट के लिए हम करेंगे क्या क्या कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन shows the assets, liabilities and capital of a business on a certain date। ठीक है, देखो इनकम स्टेटमेंट बताती है, इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया या हमें कितना लॉस हुआ। ठीक है ना, और ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या बताती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें पता चलता है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल, यानी कि इट शोज द नेट वर्थ, इट शोज द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में आ रहा होता है कि भाई ये फलाने बंदे की नेट वर्थ जो है 500 बिलियन है। इस बंदे की नेट वर्थ कैसे पता चलती है? आप ये फिगर कहाँ से मिलता है आपको? बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पुराना नाम था बैलेंस शीट। अक्सर हमारे मुंह से बैलेंस शीट भी निकल आता है, बेसिकली इसका ओल्ड मतलब ये यूज नहीं करते अब हम। ठीक है ना, लेकिन ये इसका पुराना नाम है जो कि काफी फेमस है। बहुत सारे लोग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, लेकिन आपने एग्जाम में क्या लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हम बनाएंगे अब से। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। दोनों चीज़ों के लिए एक फॉर्मेट होता है, इसको फॉलो करना होता है। पहले हम बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की ना। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखो क्या है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले जो है ना, आप हेडिंग में डालते हो ये XYZ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ओनर का नाम, ओनर का नाम या फिर बिजनेस नेम। मैंने XYZ लिख दिया, बेसिकली यहाँ पर ओनर नेम या फिर बिजनेस नेम आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रेवेन्यू से स्टार्ट होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स। ठीक है, सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब ये बेसिक इनकम स्टेटमेंट है, इसमें कम चीजें होंगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकम स्टेटमेंट के वर्जन आते जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल इनकम स्टेटमेंट आएगी जिसमें ज्यादा चीजें भी होंगी। आज जो हम कर रहे हैं दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है ना, उसमें कम सारी, मतलब ये कि सिर्फ सेल्स आ रही हैं, सेल्स रिटर्न नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह परचेज हैं, परचेज रिटर्न नहीं है। आगे जाके इसके बाद थोड़ा और डिफिकल्ट वर्जन आप पढ़ोगे तो उसमें वो सारी चीजें होंगी। अभी के लिए इतना समझ लो क्या है। सबसे पहले सेल्स, उसके बाद हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3 चीजें, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। अच्छा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम ऐड करेंगे अदर रेवेन्यू या अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम में क्या आएगा? एक तो रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। ये दो चीजें एग्जांपल के दौरान मैंने बताई है। देखो बात ये, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो है ना बिजनेस है, ये डस्टर का बेचता हूँ मैं, अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मुझे ये 50 का मिला, मैंने 70 रुपए का बेच दिया, तो जो 20 रुपए कमाए, ये 20 रुपए क्या है? ये ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है? दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज नॉट द प्योर, मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, ये अभी ग्रॉस प्रॉफिट कमाया मैंने। नेट प्रॉफिट वो होता है जो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आता है। अभी इसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस नहीं निकाले, सेलिंग प्राइस में से जितने का खरीदा था, ये जो खरीदा है मैंने 50 का, ये 50 क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। खरीदा कितने का था, बेचा कितने का? 70, वो मेरा सेल्स है। 50 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स।
तो 70 में से 50 माइनस करेंगे तो जो 20 बचेगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करोगे अदर इनकम। अदर इनकम से मुराद क्या होती है? अदर इनकम या फिर अदर रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा इनकम, मतलब आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई और अगर एक एक्स्ट्रा इनकम है तो वो अदर इनकम कहलाती है। ठीक है ना। कोई साइड बिजनेस हो, जैसे कि अगर आपका जो है क्या कहते हैं गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियां आप बेचते हो, लेकिन साथ ही साथ आपने थोड़ा सा मैकेनिक का भी काम अगर खोल लिया है गाड़ियों के, तो वो क्या है? वो साइड बिजनेस है, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं, अदर इनकम है। या फिर आपने यार एक स्कूल है, स्कूल की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? फीस। और अदर इनकम क्या होगी? कैंटीन में रखी हुई, कैंटीन वाले को किराए पे जगह दी हुई है, तो कैंटीन वाले से जो किराया आ रहा है दैट इज अदर इनकम। रेंट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या होगा? कहीं कोई आपने किसी की कोई डील करवाई है कोई, उसमें आपको कमीशन मिल रहा है। इसके अलावा जो है कहते हैं कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपको अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए आपने बैंक में रखवा दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है अगर, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव, वो भी क्या है? अदर इनकम है, हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है ना। तो हम स्कूल की मेन सोर्स ऑफ इनकम मतलब ये कैंटीन बेचना है, खाना बेचना नहीं कैंटीन का। ठीक है, उनका काम ये नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई है तो दैट इज अदर इनकम। अदर इनकम में नॉर्मली क्या आता है? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह की चीजें अदर इनकम में। मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 चीजें लिख दी हैं आपको, इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं। फिर हम क्या करेंगे? लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये 3-4 मैंने नाम लिख दिए एग्जांपल के तौर पर। रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी, ये सारे एक्सपेंसेस जो लिखे हैं ये एग्जांपल के तौर पर, इनके अलावा भी कोई नाम आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये पहला कॉलम जो था ना, अच्छा एक 2 कॉलम है यहाँ पर, कुछ लोग ये समझते हैं पहले एक डेबिट और एक क्रेडिट, ऐसा नहीं है। देखो ये इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट में जो कॉलम्स है ना 2, एक होता है वर्किंग के लिए और एक फाइनल अमाउंट के लिए। जैसे कि देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करनी थी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो टोटल अमाउंट आई वो बराबर में चली गई। पहला कॉलम वर्किंग के लिए होता है तो बराबर में फाइनल अमाउंट जाती है। इसी तरह से ये देखो अदर, ये अदर इनकम के अंदर भी 2 अदर इनकम्स हैं, अगर दोनों को प्लस करके बराबर में ले जाएंगे। इसी तरीके से ये एक्सपेंसेस हैं, 4 एक्सपेंसेस हैं, चारों को प्लस करेंगे जो टोटल आएगा बराबर में ले जाएंगे। तो जो राइट वाला कॉलम होता है वो टोटल के लिए होता है, लेफ्ट वाला कॉलम वर्किंग के लिए होता है, ब्रेक डाउन के लिए होता है। ठीक है, ये हो गई किसका? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं क्वेश्चन की, फिर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और वो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 की जरा इनकम स्टेटमेंट देखें, क्या लिखेंगे? ऊपर हेडिंग डालेंगे मेसी। सर ये इनकम स्टेटमेंट कॉपी में बनानी है या फिर गिवन स्पेस में बनानी है? ये भी जो छोटी सी जगह है। इतनी है कि इजीली बन जाएगी तो बना लो, वैसे कॉपी में ही बनानी पड़ेगी, जगह कम पड़ जाएगी, आप कॉपी में ही कर लो, इट इज बेटर। इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पर, एंड में जगह कम पड़ जाएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ईयर एंडेड, ईयर एंडेड में क्या आएगा? डेट क्या है यहाँ पर? 31 दिसंबर 2012। तो क्वेश्चन में डेट होगी वही लिखेंगे हम। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। रेवेन्यू या सेल्स कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्स की वैल्यू कितनी है? रेवेन्यू है 2,50,000, 250,000। चलो रेवेन्यू ही लिख देते हैं एहतियातन, फॉर्मेट में भी वही है और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। रेवेन्यू के बाद क्या आएगा? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा एक साथ ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, चलो हमारे लिए बहुत ही आसानी की हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधा सीधा 150,000 लिख देंगे।
वरना क्या होता है बताया बता, ओपनिंग इन्वेंट्री फिर ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं तो आता है डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा माइनस करेंगे तो 250,000 माइनस 150,000 आंसर आएगा 100,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करेंगे अदर इनकम। कोई अदर इनकम है, जरा देखें गौर से। अदर इनकम लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होती। देखो इनमें से कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस डायरेक्टली। एक्सपेंसेस में आएगा 60,000 एक्सपेंसेस में, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बेसिकली हम कहते हैं नेट प्रॉफिट को। ठीक है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम पहले इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा से इसी का मैसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, 2 कॉलम बना लेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट देखते हैं हम। देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट में क्या क्या आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट में आ रहा है, एक तो सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी चीज़ें। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। नॉन करंट एसेट का मतलब वो है जिनकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो। अब इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट कौन कौन से, बिल्डिंग है और मशीनरी है, 2 हैं। तो 200,000 और 100,000। बिल्डिंग्स और मशीनरी इनको ऐड करेंगे, आ जाएगा 300,000 टोटल नॉन करंट एसेट। ठीक है, फिर आएंगे हम करंट एसेट्स पर। ओके, नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, देखो करंट एसेट में टोटल आएंगी 4 चीजें, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और कैश। अच्छा, इन्वेंट्री कौन सी आएगी इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। ये हमेशा याद रखना, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10,000 है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर आप खाली इन्वेंट्री भी लिखोगे लेकिन वैल्यू क्लोजिंग की उठाना, ठीक है।
द क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हो या खाली इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, लेकिन इन्वेंट्री लिखोगे जब भी वैल्यू क्लोजिंग की होगी। तो रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स 21,000, देन बैंक और फिर कैश, सिर्फ बैंक, कैश एट बैंक मतलब कैश एट बैंक 15,000 और कैश इन हैंड 10,000। बैंक का मतलब कैश एट बैंक। ठीक है अली रजा, मैंने थोड़ी देर पहले बेटा बोला है कि क्या क्लोजिंग उसमें इन इस क्वेश्चन में नहीं है ना, हर क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं ना कि परचेज रिटर्न भी हो। ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चीज आएंगी। $56,000। सर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के कॉलम में एक्सपेंसेस के साथ ड्राइंग को भी प्लस करना है, ये दोनों अलग है। अच्छा एक सेकंड मैं आता हूँ उसके ऊपर। देखो एक्सपेंसेस में ड्राइंग नहीं आती बेटा, ड्राइंग जो है ना वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए ड्राइंग यहाँ पर एक्सपेंसेस में इनकम स्टेटमेंट नहीं आती। टोटल करंट एसेट्स, इनको ऐड कर देंगे 356,000, ये आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। सर ये 56,000 टोटल वाला के एसेट्स नीचे वाला क्या है? टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स ऊपर लिख चुके हैं ना, ये टोटल एसेट्स हो गए। ठीक है क्योंकि नॉन करंट कितना है? एसेट्स और करंट एसेट दोनों को प्लस कर दिया तो ये जो आंसर आएगा ये क्या है, टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट बस आप लोग को याद हो तो आप लोग सब कर सकते हो इजीली। थोड़ा सा फॉर्मेट को दिमाग में बैठाओ। देखो इसके अंदर कौन सा इक्वेशन फॉलो हो रही है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्वेशन ये फॉलो हो रही है कि आपने पहले क्या किया, नॉन करंट एसेट लिखे, फिर आपने करंट एसेट्स लिखे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एसेट्स आ गए। ठीक है ये आपके एसेट्स हो गए। अब आप लिखोगे एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आते हैं हम कैपिटल पर। कैपिटल में आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स, तो ये आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है देखो कैपिटल बढ़ता कैसे है, जब प्रॉफिट हो बिजनेस की, और कैपिटल कम कैसे होता है, जब बिजनेस को लॉस हो, या फिर ओनर घर ले जाए पैसे ड्रॉइंग्स कर ले। ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है ओपनिंग कैपिटल, इसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट, इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल है 270,000 ओपनिंग कैपिटल में। ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो अभी हमने निकाला था, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना निकाला था, 40,000 निकाला था। लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा गौर से, तो मैं देख के बताया ड्रॉइंग्स कितनी है, 20,000। 270 प्लस 40 कितना हो गया, 310 माइनस 20, बेसिकली हो गया 290,000, तो बराबर वाले कॉलम में लगेंगे। ठीक है कैपिटल आ गया, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज,
नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा बैंक लोन। बैंक लोन है 50,000। इसके बाद आएंगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स। और क्या आता है? अदर ट्रेड पेबल्स आता है, और आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हो तो क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल्स क्या इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है? आई डोंट थिंक, नहीं है। ठीक है ना, कहीं दिख नहीं रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स है बस 16,000 का। बस इनको ऐड करेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा 356,000। तो बोलेंगे टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन प्रूव हो गई। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये इक्वेशन प्रूव हो गई। जी पूर्वा, आप क्या कह रहे हो बेटा? सर ये कैपिटल में ड्राइंग माइनस क्यों हुई? क्या बोल रहे हो बेटा? ये जो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस क्यों हुई? बेटा देखो, ड्राइंग्स का मतलब होता है ओनर अपने घर पैसे लेके जा रहा है। ठीक है ना, अब ओनर अगर अपने घर में पैसे लेके चला जाता है तो वो कैपिटल उसका कम हो गया ना एक तरह से। बिजनेस में से पैसा निकाल लिया उसने। सही है ना, मतलब इसीलिए ड्राइंग्स को माइनस करते हैं कि ड्राइंग्स मतलब ओनर अपने घर ले जा रहा है पैसे। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये देख लें, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें। हो गया सबका डन? सर 2 मिनट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लूं? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें होंगी इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रोनाल्डो। हाँ, अगर कॉपी नहीं किया तो कर लो। देखो टोटल आ रहा है 356,000 ना, दोनों टोटल बराबर आने चाहिए। देखो ऊपर जो टोटल एसेट्स आया था वही यहाँ पर भी आना चाहिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो दोनों सेम है वो। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे तो मतलब गलत हो जाएगा। दो राइट जो मैंने मारे ना, देखो टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज ये बराबर आने चाहिए। हो गया सबका? जी सर। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रोनाल्डो। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब रोनाल्डो की इनकम स्टेटमेंट बनानी है भाई। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। डेट मैंने हर जगह एक ही दी है ताकि आप मुझे
याद रखने में आसानी हो। एग्जाम में जो डेट आएगी वही आपको लिखनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रेवेन्यू से। कितना है भाई रेवेन्यू? 3 लाख है रेवेन्यू, सही है। 300,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है अलग से? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में भी दी हुई है ना। कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली दी हुई है तो आसान हो जाएगा। जब नहीं दी हुई होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम। कोई अदर रेवेन्यू है? देख लो जरा गौर से। नहीं है। डायरेक्टली करेंगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। ये दिया हुआ है रेंट, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक साथ मिला के दे दिए। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 35,000, देन वेजेस एंड सैलरीज। सर आपकी स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही। सही है। दोनों को ऐड कर देंगे, दो ही एक्सपेंसेस है ना, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फिर वेजेस एंड सैलरी। 35 और 22, 45, 55, 57,000 तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 53,000 का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। सही है, याद हो गया यहाँ तक? क्या करना है, सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। थोड़ा याद रखना ही है। दो लाइनें तो हैं, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, अच्छा अब इसी की आपको क्या करनी है? अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सबसे पहले हेडिंग में नाम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2012। देखो फॉर्मेट आपको अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप कर लोगे ये पूरा आराम से, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपने 2 कॉलम बनाने हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो फॉर्मेट जरा याद रखो। सबसे पहले क्या आता है, देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ना। पहले क्या आएंगे? एसेट्स। तो एसेट्स में क्या हुआ, पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे। नॉन करंट एसेट जरा मुझे देख के जल्दी जल्दी बताओ उसमें कौन कौन से हैं। क्वेश्चन देख के नॉन करंट एसेट बताओ मुझे। प्रेमिसेस और इक्विपमेंट, प्रेमिसेस और इक्विपमेंट ये 2 नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, कितने के प्रेमिसेस हैं? 2,10,000 और इक्विपमेंट हैं 75,000 के।
दोनों को प्लस कर लेंगे, थोड़ा स्पीड से प्लीज। ये हो जाएगा 285,000 टोटल नॉन करंट एसेट्स। ये पूरा लिखना जरूरी है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी करने 2 मिनट रुक जाओ, मैं स्पीड से ही कंप्लीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रहो, वैल्यू से मुझे बताते जाओ, फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से काम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया है, तो मैं आप लोगों को कॉपी करने में वेट नहीं कर सकूंगा। आप लोग जल्दी बस मेरे साथ रहो, वैल्यूज मुझे बताते जाओ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आया था? जी, नॉन प्रॉफिट करंट फॉर द एसेट्स के ईयर। बाद आएगा करंट एसेट्स पर। ठीक है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आएगा? सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, $11,000, $25,000, फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नहीं है, पक्की बात है, इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, कैश एट बैंक है ही नहीं, तो या तो आप इसको लिखो ही नहीं, लेकिन अगर गलती से आपने लिख दिया तो आगे डैश डाल दो, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कैश इन हैंड है 12,000, इन सबको प्लस कर लो तो आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स 25 और 11 36 हो गए, और 12 48,000 बराबर में चला जाएगा ये, और ऊपर से ये प्लस होगा 285 में, ये 48 प्लस हो जाएगा। $333,000 ये हो जाएंगे टोटल एसेट्स। ठीक है, ये टोटल एसेट्स होते हैं। अब क्या हो गया, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेट एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है ना। तो एसेट्स तो हो गए आपके, अब क्या करना है, इक्वल्स टू की उस तरफ आपको कैपिटल और लायबिलिटीज प्लस करना है। ये एसेट्स के ऊपर डबल अंडरलाइन कर दो, डबल अंडरलाइन मींस इक्वल्स टू। अब दूसरी तरफ क्या आएगा, कैपिटल और लायबिलिटीज, तो सबसे पहले आएगा कैपिटल के ऊपर हम, तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, कैपिटल एट स्टार्ट या ओपनिंग कैपिटल एक ही बात है ना। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर, और माइनस करेंगे, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल आएगा पहले, ओपनिंग कैपिटल कितना होता है, कौन सा है, कैपिटल एट स्टार्ट कितना है, ये 196,500। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 53,000। देन ड्रॉइंग्स 12,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। वेजेस यहाँ क्यों आएगा, वेजेस तो एक्सपेंसेस में आ गया ना, अब पीछे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है बेटा, ये करो, टोटल क्या आएगा इसका, 196,500 प्लस 53,000 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा 237,500। 235 जी, किसी की आवाज आई मुझे कुछ। इसके बाद लायबिलिटीज आ जाएंगी, कैपिटल आ गया, देखो फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल आ गया, अब क्या आएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटीज में भी दो कैटेगरी होती है, पहले नॉन करंट, जिस तरह एसेट में भी पहले नॉन करंट आए थे ना, नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी पहले। नॉन करंट लायबिलिटीज में सिर्फ लोन आता है, कितने का लोन है, इस क्वेश्चन में लोन है 60,000 का, डायरेक्टली सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आएगा पहले तो ट्रेड पेबल्स,
फिर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या क्या वैल्यूज हैं ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट 22,500 है और 13,000 है। टोटल कर लो इनको। अब इनको प्लस करो, देखो ये 333,000 के बराबर आना चाहिए। तो सही है सर, 333,000 के बराबर आ रहा सही है, है। तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा जी। अंजल आप कुछ कह रहे हो? बेटा आप लोग रेज हैंड करके पूछ लिया करो ना, मैं कहने लगता हूँ साथ में आपकी आवाज आती है, फिर खामोश हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।